प्यूटन आ रहे हैं आपके यहाँ जी, सर आप रशिया से ऑयल लेंगे, फाइटर जेट लेंगे और क्या कुछ लेंगे, और उसके बाद हमें आंखें दिखाने वाले हैं आप। वैसे मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, फिर आज हाइलाइट्स कराएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं और आपको हम आंखें नहीं दिखा रहे हैं, आपको ठेंगा दिखाने वाले हैं। पुतिन जी आ रहे हैं, ऐसी बातें करती है ना आप। नजर लगा दिया आपने। पुतिन जी अभी उतरे ही होंगे भाई, इधर से नजर लग गई। एक तो फकर भाई रोज हमारा डॉलर गिन रहे होते हैं कि कितना डॉलर इनकी किटी में चला गया है, हमें पता न चले, फकर भाई को पता चल जाता है इतने ट्रिलियन बढ़ गए हैं। एक दो प्रोग्राम रोज करते हैं उसके ऊपर। खैर जोक्स अपार्ट, देखिए हिस्टोरिक है और प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए, आपको पता होगा पुतिन साहब को लेने गए हैं। उसके बाद आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है कि जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं रशिया की और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं और एक दूसरे की कंट्री में ऑपरेट कर सकती हैं, जिसको आरसीएमएफ रेसिप्रोकल मिलिट्री समथिंग करके उसका नाम है। आप फकत भाई उसको ढूंढ के बता देंगे मुझे। तो वो एक ट्रीटी साइन हो रही है विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रीटी। उसके बाद ये हो जाएगा कि जो रशियन फॉर्मेशंस हैं, रशियन गन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं, वो एक तरीके से इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगी और हमारी भी सेम है कि हम भी रशिया में जाके उस तरीके का कोलैबोरेशन कर सकेंगे। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग। सो जो कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो एक तरीके से इंडिया को अंडरमाइन करना चाहते थे, हालांकि वो तो सबको अंडरमाइन करना चाहते हैं। G20 में बाइकआउट कर दिया, हम G20 में नहीं जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। भाई वो तो एकदम जब मना रहा 3-4% टैरिफ ठोक दे रहे हो, जिसके ऊपर मेरे तो ख्याल से वो कोई मंत्री के ऊपर आपस में टैरिफ न ठोक दी हो। तो भैया ये बड़ा ही टैरिफ काल चल रहा है सबके लिए। टेरर ऑफ टैरिफ जो है उसने सबको परेशान कर रखा है, क्योंकि ना तो कोई लॉ है, ना तो कोई पॉलिसी है, बस मनमर्जियां चल रही हैं। तो उसको देखते हुए ये काफी सिग्निफिकेंट है। और राष्ट्रपति पुतिन को लेने प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं एयरपोर्ट जाना, ये बहुत बड़ी एक सिग्नलिंग है वेस्ट को कि भाई आप अगर हमें ये सोचते हो कि हम झुक जाएंगे, तो हमने तो आपकी 100 साल की जो है वो हेजेमनिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और उस समय हम नहीं झुके। जब आप जितना मार सकते थे आपने इंडियंस को मारा। 1930 का फैमिन कोई नहीं भूलेगा, जब यहाँ की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने वेस्ट में ला करके चल दी। और आज ये वेस्ट हमको ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है। इन लोगों के तो शर्म आनी चाहिए। 1930 में आधी से ज्यादा भारत की जनसंख्या जो इसलिए चली गई थी क्योंकि यहाँ का नेचुरल रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट करके ये लोग ले गए थे अपनी तरफ, क्योंकि उनके यहाँ शायद कुछ फैमिन आया था। तो ये लोग आज सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सो कॉल्ड अजीबोगरीब चीजों की बात करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता। सो वेस्ट की जो ये दो मुहापन है ना, जो डबल स्टैंडर्ड है, उससे हम लोग थक चुके हैं। द डुअलिज्म और द डुप्लिसिटी और द डबल स्टैंडर्ड ऑफ वेस्ट इज नाउ make me sick in my gut, जिसको कहते हैं। तो this is enough. Time has come, India and Russia to come closer to, and we are mutually trusted with each other. हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक बहुत ही reliable friendship है ये। बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है और ये फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। लेकिन फखर आप क्या कहेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हो रही है खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कई बार की धमकियों के बाद, या कह लीजिए उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट्स के बाद, कभी जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते तो कभी क्या, तो यकीनन बहुत सी ऐसी डील्स हैं जो इस वक्त सामने आएंगी प्यूटन के आने से। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में भी यकीनन बहुत गौर से, खासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत गौर से इस विजिट को देख रही है। अमेरिका की भी बड़ी गहरी नजर है और अमेरिका के साथ साथ यूरोप की बहुत ज्यादा नजर है, क्योंकि हम माजी में यही पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि भाई रशिया यूरोप का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल कट ऑफ हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पूरा यूरोप एक तरफ खड़ा है और रशिया दूसरी तरफ खड़ा है। और रशिया ये जो प्रेशर डाल रहा है, इसके पीछे क्या चीजें हैं? उनके चीन के साथ ताल्लुकात और उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात, और या बाकी अगर रीजन इवन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रशिया ने बहुत बेहतर किए हुए, मिडिल ईस्ट के साथ उसमें बहुत बेहतरी आई है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो नो डाउट अबाउट दैट कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस दौरे की वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जब ये दौरा खत्म होगा, क्योंकि 2 रोजा दौरा है, तो इसके बाद अमेरिका क्या रिएक्शन करता है। और फिर ट्रंप साहब कोई मतलब कहते हैं कि जी मेरी टेलीफोनिक बातचीत हो गई या क्या हो गया या क्या हो गया, क्योंकि अभी तक वो अपनी उस बात पर कायम है। और शायद लास्ट शो में भी मैंने बात की थी कि वो शायद इस वजह से भी नहीं कि रशियन क्रूड ऑयल की वजह से उनको बड़ा गुस्सा है। उनको जो सबसे बड़ा गुस्सा है वो इस बात पे है कि जो 6 से 10 मई तक पाकिस्तान और इंडिया की जंग रही और उसका मैंने सीजफायर करवाया, तो इंडिया उसको मान जाए कि जी मैंने सीजफायर करवाया। सबसे बड़ा, अभी तक जितने एक्सपर्ट्स को मैंने पढ़ा है, उन्होंने इस पॉइंट को मिस नहीं किया कहीं पर भी
ना मतलब न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में ये मिसिंग है, ना ब्लूमबर्ग की स्टोरी में ये मिसिंग है, ना रॉयटर्स की स्टोरी में ये मिसिंग है। तो ये बड़ा हैरानकुन है मेरे लिए कि ठीक है, रशिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जी डिफेंस पैक्ट होने वाला है कि दोनों आपस में जिस तरीके से एक दूसरे की जो रिसोर्सेज है उसको गालिबन इस्तेमाल करने का एक आपको वो होता है। लेकिन मुझे एक मतलब इसमें मेरे क्वेश्चन भी है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इसी तरह का तो एक डिफेंस पैक्ट आपका अमेरिका के साथ भी है, और वो दोनों मतलब आप क्या करेंगे? मुझे थोड़ा सा अगर इस बात का जवाब दे दें कि उधर आप क्वाड के मेंबर हैं और अभी रिसेंटली वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे और राजनाथ सिंह जी ने 10 साल मुआहदे पर दस्तखत कर दिया, तो इस मुआहदे और उस मुआहदे का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है फिर? क्योंकि दोनों के साथ आप कहते हैं कि हमारा डिफेंस चलेगा, तो क्या अगर रशिया का अमेरिका के साथ कोई मामला होगा तो फिर आप किधर जाएंगे, किधर कर? नहीं तो हमारा उनके साथ ये थोड़े कि रशिया के ऊपर अटैक होगा तो हम चलिए पीस ट्रीटी थोड़े है या कोई नेटो ट्रीटी थोड़े है कि भाई एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि अगर मान लीजिए हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए तो हम ये थोड़े एक्सपेक्ट करेंगे कि पुतिन साहब आकर के उसमें अपने सैनिकों को भेजेंगे, या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर यही कहना चाहता हूँ कि यही जब हमारा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए थे, आपका तो डिफेंस पैक्ट भाई, हेलो क्या आप कंपेयर कर रहे हैं फकर भाई? आपको अल्लाह का वास्ता, आपको मलबा मुबारक। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये था कि आप कि कि आपको अगर वो होगा, क्या नाम है, आपको अगर अटैक होगा किसी तीसरे मुल्क के ऊपर तो सऊदिया के ऊपर माना जाएगा, और सऊदिया के ऊपर अटैक होगा तो वो आपके ऊपर माना जाएगा, और दोनों एक दूसरे के लिए डिफेंस करेंगे। ये आर्टिकल 5 था, हालांकि आर्टिकल 5 नेटो जो ट्रीटी है उसका ये है, लेकिन आप अगर आर्टिकल 5 नेटो ट्रीटी नहीं होता, मैं इंटरनेशनल लॉयर हूं और मैं ये जानता हूं कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत में आपको कलेक्टिव जो सेल्फ डिफेंस है उसके अंदर में आपको सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस करने की ही इजाजत नहीं है, किसी और के लिए भी आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे समझे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मारा तो तीसरा आदमी जो है वो आकर के पहले आदमी को थप्पड़ मार सकता है, जबकि पहले आदमी ने तीसरे आदमी को थप्पड़ नहीं मारा है। तो जो हाँ बताइए, ये जो अलजबरे का क्वेश्चन आप बता रहे हैं ना, अलजबरे का क्वेश्चन अलजबरे का नहीं, ये कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है। मतलब मैं ये कह रहा था साथ ने 5 किलो से जैसे कहते हैं 3 किलो सेब दे दिए, वो जाके रोहित साहब को जो उन्होंने कहते हैं उसमें से 1.5 किलो दे दिया, तो इसका ये बताइए कि पता नहीं क्या होगा। मैथ्स तो मेरी वैसे ही मतलब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बोल रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, किसने किसको थप्पड़ मारा, फिर किसने किसको थप्पड़ मारा। मुझे इस बीच में सिर्फ ये समझ आ रही थी कि थप्पड़ से नहीं, सांप प्यार से डर लगता है, तो वो नहीं, हमें प्यार से डर नहीं लगता है, आप लोग को प्यार से लगता है, हमें तो थप्पड़ से डर लग रहा है भैया। हद हो गई, हमें प्यार से एकदम प्यार है भैया। ये कहाँ से ले आई आप? सुनिए ना, देखिए मैं ये कह रहा था कि दोनों ट्रीटी का कंपैरिजन नहीं बनता। मैं आपको ये कह रहा था कि अगर ये ट्रीटी नहीं भी होती तो जो आपने सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल ट्रीटी की, आपके पास इंटरनेशनल लॉ में ये राइट, ये अधिकार ऑलरेडी अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 यूएन चार्टर सेल्फ डिफेंस की बात करता है। उसके अंतर्गत यदि पाकिस्तान पे अटैक हो और यदि वो यूएन को लगता है, सऊदी को लगता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो सेल्फ डिफेंस का राइट यूज कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि सऊदी के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। तो यानी कि पाकिस्तान के ऊपर का अटैक सऊदी के ऊपर का अटैक माना जाएगा अंडर आर्टिकल 51 और यूएन चार्टर। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस कहते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा था कि इस ट्रीटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये ट्रीटी सिर्फ और स्पेसिफिक कर देता है एक कॉन्सेप्ट को कि ये दोनों देश एक दूसरे के आसपास आना चाहते थे। तो मेरे कहने का ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स वाली ट्रीटी अभी साइन हुई है क्या नाम है अमेरिका के साथ, तो फिर हम रशिया के साथ भी कर रहे हैं। क्वाड का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वाड तो कोई मिलिटराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। क्वाड एक खाली स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इट ओनली हैज अ डिप्लोमैट्स एंड हेड ऑफ द स्टेट्स मीटिंग इन इट। और तो कोई इसका वो नहीं है कि भाई इसकी आर्मी है, इसका कोई टीटी है या कोई डिफेंस पैक्ट है, ऐसा कुछ क्वाड के अंदर में नहीं है। सामने वाले इसको जो भी समझे, क्वाड इज एट द बेस्ट कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन, आप इसको कह सकते हैं, स्प्रेड अक्रॉस एशिया पैसिफिक, या पैसिफिक भी आप कर ले, बिकॉज अमेरिका बीच में मेरे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से कि दोनों कंपैरिजन नहीं किए जा सकते। अमेरिका और ये क्यों है कि हम अगर रशिया के क्लोज हैं तो हम अमेरिका से दूर हो जाएं। जब अमेरिका हमसे बात कर रहा है कि आप हमारे साथ अलाई बनिए, तो उसको ये नहीं पता है कि हम रशिया से के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और ये कोई अगर हमसे आशा करता है कि भाई हम अपनी उनके साथ फ्रेंडशिप के लिए दूसरे के साथ हम दुश्मन बन जाए, तो ये नहीं होगा। दिस इज आवर पर्सनल मैटर। अगर आप हमसे मित्रता कर रहे हैं तो आपकी मित्रता का ये मतलब नहीं है कि आपका शत्रु मेरा शत्रु और आपका मित्र मेरा मित्र। हो सकता है आपका मित्र मेरा शत्रु हो और आपका शत्रु मेरा मित्र हो। यानी कि जैसे अमेरिका को देख लें, अमेरिका का पाकिस्तान मित्र है, एटलीस्ट मित्र है, मगर वो पाकिस्तान हमारा शत्रु है। हम तो नहीं करेंगे आप पाकिस्तान से संबंध तोड़ दीजिए। उसी तरीके से अमेरिका का रशिया शत्रु है, मगर रशिया हमारा मित्र है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे अपनी मित्रता तोड़ देंगे। तो हमारे वी आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस प्लेयर, सॉवरेन कंट्री, और हम अपने टर्म पे अपनी बातें करते हैं।
अच्छा, कहते हैं कि मोदी साहब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि रूस से ताल्लुकात की वजह से अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात और यूरोप से इत्तेहाद मुतासिर ना हो। लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTIR नामी थिंक टैंक के मुताबिक इंडिया के लिए बड़ा मसला स्ट्रेटेजिक बैलेंस है और अमेरिकी दबाव और रूस पर इन्हिसार के बीच अपनी खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो सर क्या करेंगे? क्योंकि आप लोगों का जो ट्रेड है वो 2020 में था $8 बिलियन, बट 2025 मार्च में ये बढ़कर $72 बिलियन पे चला गया और इसकी बड़ी वजह ये कि आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल उनसे खरीदा, जिसमें इंडिया को भी तो फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा फायदा रशिया को गया। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि जो ट्रेड होगा उसमें दोनों को इक्वल प्रोपोर्शनेट फायदा हो या लाभ हो, ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें 10 पैसे का लाभ होता है और रशिया को 20 पैसे का लाभ होता है तो सो भी इट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हमने जो ये ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से, ये तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने तो क्लियर कर दिया था कि हमसे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आप अगर ये नहीं खरीदेंगे ऑयल इनसे, क्रूड ऑयल, तो मार्केट में इसका तो जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस होगा उसकी वजह से कई इकोनॉमीज चौपट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग यूएस, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। बिकॉज कि अगर मान लीजिए रशिया का ऑयल बैन हो जाता है या उसको आप प्रोहिबिट कर देते हैं खरीदने के लिए, तो सारा मार्केट या तो वेनेजुएला चला जाता या तो सऊदी अरेबिया यानी ओपेक कंट्री के पास चला जाता। वेनेजुएला को आप बेचने नहीं दे रहे हो, रशिया को आप बेचने नहीं दे रहे हो, उसके बाद और जो 2-3 कंट्री है उसको आप बेचने नहीं देते, नाइजीरिया को बेचने नहीं देते, तो फिर आपके हिसाब से खाली हम ये सऊदी अरेबिया और जो ये वेस्ट एशिया वाली कंट्रीज है वहां पहुंचते, वहां हम भी पहुंचते, वहां और लोग भी पहुंचते। तो भाई वो तो इतना ज्यादा मार्केट में वो ऑयल का प्राइस बढ़ जाता कि वो अफोर्डेबल ही नहीं रहता, कई इकोनॉमीज चौपट हो जाती। तो हमने जो ये खरीदा सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किया, हमने तो विश्व को लाभ पहुंचाया, हमने विश्व को रिसेशन में जाने से बचाया है। तो इंस्टेड ऑफ थैंकिंग इंडिया, आज अमेरिका हमें बाहों दिखा रहा है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना। जब जयशंकर साहब ने इसको क्लियर कर दिया कि हमने ये जो ऑयल खरीदा था ये कोई मौका परस्ती नहीं थी, ये कोई अवसरवादिता नहीं था, ये कोई प्रॉफिटियरिंग नहीं थी, ये बल्कि इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस को स्टेबलाइज करने का अटेम्प्ट था, ताकि ऑयल के प्राइसेस ऐसे ना हो जाए जो कि दुनिया की इकोनॉमीज को चौपट कर दे। सो फॉर व्हाट इंडिया शुड हैव बीन थैंक्ड, इंडिया शुड हैव बीन अप्रिशिएटेड, इंडिया वाज पनिश्ड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच एब्सोल्युटली बैम्बूजल्ड मी, व्हिच एटलीस्ट टू मी डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये जो परप्लेक्सिटी है, ये जो कंफ्यूजन है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वेस्ट एक डबल स्टैंडर्ड। यही तो मेरा असल में क्वेश्चन है ना कि जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको मतलब ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जो थिंक टैंक है या बाकी लोगों के हवाले से मैंने आपसे पूछा कि एक प्रेशर है इंडिया के ऊपर और उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, तो आप कैसे करेंगे? 50% टैरिफ तो लगा हुआ है ट्रंप की तरफ से, क्या यूरोप की तरफ से भी ऐसी कोई चीज? क्योंकि वो तो सीधी सी बात है यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इंडिया ओपनली तो नहीं कहता कि जी हम रशिया के साथ है, लेकिन नो डाउट कि वहां पे मोदी साहब का जाना या वहां के व्लादिमीर पुतिन साहब का दिल्ली का दौरा करना, क्लोज टाइज है तो आना जाना है, वैसे थोड़ी है कि मतलब वो कहीं पे भी चले जाएंगे या मोदी साहब कहीं पे भी मतलब विजिट कर लेंगे। देखिए, मैं प्रेशर किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रेशर? आपके प्रेशर में आके हम अपना नुकसान कर ले तो इससे अच्छा और क्या आप प्रेशर कर सकते हो? भाई अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं? वेस्ट वाले पूरा मिल जाए, हम कह रहे पूरा वेस्ट मिल जाए और पूरा जाकर के वेस्ट एशिया भी मिल जाए, तो आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार दोगे, आप हमारे ऊपर आर्म फोर्सेस लेके चल दौड़ोगे, वो तो ऑप्शन है नहीं, वो तो कोई नहीं कर रहा। वो करेगा तो उसको भी हम देख लेंगे क्योंकि बहुत सारे वॉर दुनिया में हो चुके हैं। अगर फोर्स ऑप्शन नहीं है, कि मिलिट्री फोर्स ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्या कर लोगे? हमें मार्केट में कितना दिन आप बाहर रख दोगे? आप सबको ब्लॉक कर दोगे? आज तो कंट्रीज एक के बाद एक खड़ी हो रही हैं। G20 में क्या हुआ आप बताइए? वेस्टर्न सैंक्शन का रशिया के अगेंस्ट में क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? वेस्टर्न सैंक्शन यानी कि अमेरिकन सैंक्शन का G20 में क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? G20 वाज अ मेजर सक्सेस डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सिमिलरली रशिया हैज बीन कंटिन्यूइंग इन इट्स, अगर आप उसको एडवेंचर कह लें या आर्म कॉन्फ्लिक्ट कह लें, वॉर कह लें, स्पेशल मिशन कह लें, जो भी कहना चाहें, फॉर लास्ट 3 इयर्स कुछ नहीं कर पाया कोई। तो ये वेस्ट का जो डबल स्टैंडर्ड है ना कि खुद वो सारी चीजें खरीद रहे हैं, तो आप प्रेशर हम पे क्या डालोगे? व्हाट इज द प्रेशर, हाउ इट विल मैनिफेस्ट? कि पाकिस्तान से आप हाथ मिला लोगे, मिला लीजिए आप। आज आप पाकिस्तान से हाथ मिलाओगे मगर आप दिल और गले तो नहीं मिल पाओगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो थॉट प्रोसेस ही अलग है। उनका बस चले तो कल वो वेस्ट को बम मार करके खत्म कर दे। आप किससे जाके हाथ मिला लोगे? आप हमारे को क्या बैन कर दोगे? जी सर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बम मार देगा, यहाँ से लोग इतने मुश्किल से वीजे लेते हैं तो वहां पे बम क्यों मारेंगे? मतलब बम मारने होते तो इतने मुश्किल से वीजे क्यों लेते? आपको नहीं पता सर, मतलब वो लिस्ट मैं आपको भेजूंगा ना, वो लिस्ट में आपको भेजूंगा ना कि 150 रिक्वायरमेंट्स आप जब फाइल लेके जाते हैं ना, इतना बड़ा अलग से एक बंदा होना चाहिए कि वो आपके साथ वो आपकी पूरी फाइल उठा के ना वहां जमा कराए, फिर आपको लग पता जाएगा। बम मारते हम कहते भाई हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वीजा बैन हटना चाहिए पाकिस्तान से, बाकी देख लेंगे हम, हमने बम चम नहीं मारना। मैं तो ये मानूंगा, देखिए फकर भाई मैं दिल से बात बताऊं तो मैं तो चाहूंगा कि वीजा बैन पाकिस्तान से हटे। पाकिस्तान एक अच्छा नॉर्मल देश, वीजा बैन नहीं है एक्चुअली, मतलब स्ट्रिक्ट वीजा है, मैं वीजा बैन नहीं है, मतलब आई एम सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया। जब आप बैन के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कई बार ऑफिशियली नहीं कहा जाता मगर आपका नंबर इतना कम कर दिया जाता है, व्हिच इज एज गुड एज बैन, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान एक अच्छा देश बने,
ये तो पाकिस्तानियों को डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं, दुनिया भर के साथ दुश्मनियां चाहते हैं, सबको गालियां ही देना चाहते हैं, और उसके बाद कहेंगे कि अपने टैक्स पेयर का पैसा भी हमें दे दो, हमसे हमने लोन तो तुम कोई ले लो। गालियां सर किसी को नहीं दी, हमने क्यों गालियां दी मतलब किसी या को? अल्लाह, मतलब कौमुल हम तो काफिर हम तो देखें सर, हम तो ये अगर गालियां दे रहे होते तो हमारे मतलब इस साल के पहले 3 महीनों में 3.5 लाख लोग पाकिस्तान से जाते अगर हम गालियां दे रहे होते। मतलब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ वेपन होने से अगर लड़ाई हो जाती ना, तो दुनिया में कई कंट्रीज हैं उनके पास वेपन है, वो लड़ाई नहीं लड़ते। वेपन को यूज करने की मानसिकता होती है। जो लोग फोर्स को लेजिटिमेट मींस मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाला, वो सारे अपने फोर्स को यूज कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि भारत के पास भी तो सारे वेपन, हम तो नहीं, एक भी वॉर हमने शुरू नहीं किया, सारे सेल्फ डिफेंस के हमने एक भी नहीं शुरू किया। आपके पास जरा सा है, आप हर 2 दिन पे शुरू कर देते हैं। वेपन तो सारे इस्तेमाल किए भी, मतलब मई में किए कोई, मतलब मैं 1965 की बात तो कर नहीं रहा हूँ, मैं 1971 की बात तो कर नहीं रहा हूँ, मैं 1999 की बात तो कर नहीं रहा हूँ। जो कुछ था सारा इस्तेमाल किया था ना, और क्या करते थे, बम चलाना था आपने। सुनिए ना, कॉमन काफिन की बात सुनिए। एक तो आप जो है फकर भाई, नहीं, वेपन होने का मतलब ये नहीं होता कि वेपन आपने चलाने भी हैं, मतलब ऐसे डराने के लिए भी तो रखे जाते हैं ना। जैसे मेरे घर में सर मेरे घर के अंदर गन रखी हुई है सालों से, ये और बातें मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन कोई डाकू वाकू आए ना तो खींच के जरूर मार सकते हैं। रोज आप लोग ये हमें बताने की गन चल रखी है ताकि हम कम बोले, नहीं डरने वाले हम, बार बार धमकी पे धमकी, वो कह रहे 9mm आप करिए 90mm, साला अगले दिन टोप के ऊपर शो कर देंगे। मुझे नहीं पता कौन सी है मैं, लेकिन वो रखी है मेरे पास। यहाँ झाड़ू है, वो भी सीख वाली समझ रही है ना वही वेपन का काम है। और कई बार तो हम ये क्या नाम है वो डिओड्रेंट का भी इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए जोक सपाट मैं आपसे ये कह रहा था कि वेपन होने से लड़ाइयां नहीं होती, लड़ाई मानसिकता से होती है। जैसे मैंने कहा ना, हमारी मानसिकता क्या है, देखिए समझिए थ्योरी को, समझिए इसको, अगर आप में क्षमता है तो। हमारी थ्योरी क्या है कि आज से 5000 साल पहले एक हमारे ईश्वर ने हमें कहा कि दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ये हिंदू की सोचने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन से, उन्होंने कहा देखो अगर न्याय सम्मत है तो आधा हस्तिनापुर दे दो पांडवों को, अगर तुम आधा नहीं देना चाहते तो कम से कम 5 गांव दे दो, क्योंकि हम हिंसा नहीं करना चाहते। ये हमारी सोच है। आपका क्या सोच है? आप कह रहे हैं अपना दे दो, हमसे लड़ लो, बदल जाओ। नहीं, हम भी कह रहे हैं मत लड़िए, आपके पास $4 ट्रिलियन है, आप एक हमें दे दीजिए, मतलब 1 ट्रिलियन आप हमें दे दीजिए, हमारे मुंह बंद हो जाएंगे, हम कुछ नहीं। हम आपको 1 ट्री नहीं देंगे, इलियन कहां से आ गया? 1 ट्रिलियन दे दिया हाड़ मान से बनाया है, छोटा दिन। अभी इतने बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, इतनी जमीन दे दो हमें, ये कहा गया वो कहा गया, ज्ञान में वो लिखा है, तो भाई $1 ट्रिलियन दे दें, क्या हो जाएगा? नहीं तो हम आपकी जमीन नहीं मांग रहे, हम कह रहे आप वहीं रहे। अब हमारे कश्मीर पे इतने सालों से लड़ाइयां हो रही हैं, और लेकिन हम ये दे देंगे वो दे देंगे, फला दे देंगे, ढुका दे देंगे। वो हमारी है ना, आपसे हम थोड़े कह रहे कि आप अपना पाकिस्तान दे दो, पंजाब दे दो, पख्तूनख्वा दे दो। वो तो हम भी कहते हैं हमारी है। कश्मीर हमारा है, वो हमारे पास है। हम तो कभी जो आपके पास है उसके लिए हम कभी लड़ाई लड़े, आप लड़ते भैया, आप कभी हाफिज सईद भेज रहे हैं, कभी लश्कर तैयबा, कभी लश्कर जहांगवी, कभी जी भाई तो जैश मोहम्मद। भैया हम थक चुके, नाम बदल जा रहे हैं, फिर से कोई एक निकल जा रहा है, मसूद अजहर आ जा रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? जब आज आप $1 ट्रिलियन मांग रहे हैं, अगर आपने मसूद अजहर की जगह कोई साइंटिस्ट पैदा किए होते, कोई ट्रेडर्स पैदा किए होते, तो आप हमको $1 ट्रिलियन दे रहे होते। आपने तो इतनी बढ़िया जमीन और इतनी बढ़िया सोसाइटी इनहेरिट की थी, लेकिन दे देंगे आपको, परेशान आपने वहां पे वो बना दिए आरजू जी वाला जू, जंग जू। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। 9mm लेके घूम रहा है यार, 9mm बताइए, कोई पेन पेंसिल ले ले, 9mm लेके सब घूम रहे हैं। मैंने फोटो भी लगाई थी, ऐसे करके मैंने ट्विटर में फोटो भी लगाई थी अपनी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने डिबेट में देखा कि राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो भारत आ गए हैं 2 दिन के दौरे के लिए, और बड़ी बड़ी डील साइन हो रही हैं भारत और रशिया के बीच में। सबसे बड़ी डील है डिफेंस डील, जिसमें भारत की नेवी रशिया के बंदरगाहों पे मतलब कि उनको सशक्त करने के लिए और भी ज़्यादा अपनी नेवी को इन्हेंस करेगी, ठीक है, इंडिया की नेवी, और रशिया की नेवी भी इंडियन वाटर में आके अपनी नेवी को सशक्त करेगी। ये एक डिफेंस डील है। और एक और डिफेंस ट्रीटी हुई है, जिसमें रशिया के जितने भी वेपन है भारत ले सकता है, कभी भी चाहे ले सकता है। ये भी ऑफिशियल हो गया है। और जो वेस्ट है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, पुतिन के भारत दौरे पे आने के बाद ना, वेस्ट तो भाई साहब बहुत रो रहा है, दहाड़े मार मार के रो रहा है, ठीक है। और ट्रंप का तो कोई कहना ही नहीं, मतलब कि ट्रंप तो मतलब बिल्कुल ही बेचारा सन्नाटा छा गया उसके पास, तो बिल्कुल ही वो तो बैन लगा रहा था ना भाई रशियन ऑयल पे जो भारत खरीद रहा है, मतलब कि धुआंधार बैरल पे बैरल खरीदे जा रहा है, क्या बोलते हैं,
भारत रशिया से, मतलब कि इतनी तेज़ी से रशियन ऑयल खरीद रहा है ना भारत भी, बिल्कुल चढ़ाते हुए कि ले तू हम पे लगाएगा ना टैरिफ, लगा ले 200% क्या तो 400% लगा ले, लेकिन हम जो भारत की एनर्जी सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो हम पूरी करेंगे, और हमें पूरी करनी है, क्योंकि भारत को भाई हमें सस्ता ऑयल चाहिए भाई। हम तो जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहीं से तो लेंगे जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहीं से तो लेंगे। भारत के लोगों को सहूलियत तो देनी पड़ेगी ना पेट्रोल में, मतलब कि और भी जो कच्चा तेल हो, कच्चे तेल से बहुत सारी एनर्जी चीज़ें निकाली जाती है, जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, ठीक है, और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब कि एक प्रोसेस के बाद निकाली जाती है, ठीक है, रिफाइनरीज में, जो बहुत बड़ी भारत के पास रिफाइनरी है। भारत सबसे बड़ी गेम क्या करता है पता है, रशियन ऑयल ख़रीद के उसको रिफाइन करके, ठीक है, और कच्चा तेल को रिफाइन करके उसके बाद पता है कि दूसरे देशों को बेच देता है। सबसे बढ़िया बात है ये भारत की, पता है। जो कच्चा तेल निकलता है ना भाई, वो तो भाई सोना है, ब्लैक ब्लैक डायमंड है, सोना है भाई, ब्लैक गोल्ड है भाई वो जो कच्चा तेल निकलता है। लेकिन भारत रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच रहा है वेस्ट में। ये भारत की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ट्रम्प चढ़ता रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो 200% का 400% 500% लगा दे, कोई बात नहीं। तू थोड़ी एक डील करने के लिए भाई बहुत सारे देश हैं, हम रशिया के साथ डील करेंगे भाई साहब, यूके के साथ करेंगे, फ्रांस के साथ करेंगे, वेस्ट के साथ करेंगे। वेस्ट अगर कुछ नहीं करना चाहता तो ना करे भाई साहब। वेस्ट तो बेचारा, वेस्ट तो खुद ऑयल खरीदता है, रशियन ऑयल खरीदता है भाई। अमेरिका खुद खरीदता है भाई, न्यूक्लियर सेक्टर के लिए खरीदता है भाई। वो अपनी एनर्जी पूरी करता है, रशिया से खरीदता है सीधा डायरेक्टली। वेस्ट खरीदता है, वो तो सबके सामने है बिल्कुल ही, उसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भारत को कहेगा, भारत तो और चिढ़ा के बोलेगा। बोलो तो ना, जब तू पाकिस्तान के साथ मिल के बोल रहा था कि भाई साहब हमने वॉर, मतलब कि मैंने वॉर रुकवाई है, बाहर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर मैंने रुकवाई है भाई साहब, ये वो। भारत ने बोला भाई साहब नहीं, तुमने नहीं रुकवाई, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद वॉर रुकी है। जो वॉर क्या, वो तो बस ऑपरेशन नहीं था, जो भी था, ठीक है। लेकिन भाई भारत और पाकिस्तान ने बात मिलकर बड़े लेवल पे टेबल पे बैठे और उसके बाद शांति वार्ता हुई है। ये नहीं कि तूने करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने साफ बोला है, तब से चिढ़ा पड़ा है। पर ट्रम्प चिढ़ा रहने से हमें क्या मतलब है कि भाई हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं भाई। रशियन ऑयल खरीदने से भाई साहब सिर्फ भारत के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट कोलैप्स होने वाला था पूरी दुनिया में। रशियन ऑयल से पूरी दुनिया में मंदी छाने वाली थी, क्योंकि भाई साहब पूरा जो ये मार्केट सेक्टर है ना, ये कच्चे तेल का, भाई साहब ये पूरा कोलैप्स होने वाला था जैसे ही रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी। तो भारत ने तो ये योगदान दिया है पूरे विश्व में। ये बात एकदम सच बोली है अभिषेक मिश्रा ने इस डिबेट में, कि भारत ने योगदान दिया है पूरे विश्व में, कि भाई साहब हम तेल खरीद रहे हैं और हमने मार्केट जो वैल्यू है ना उसको अप नहीं होने दिया, बैलेंस पे रखा है। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, भारत के लोगों को नहीं हुआ सिर्फ फ़ायदा, ठीक है। तो पुतिन के साथ बहुत अच्छी डील हो रही है भाई भारत के लिए, और ये ऐतिहासिक दौरा है पुतिन का भारत के अंदर। पूरा वेस्ट जला पड़ा है, अमेरिका जला पड़ा है, मतलब कि वो रो रहे हैं भाई साहब कि भारत के अंदर देखो क्या हो रहा है भाई साहब, ये देखो पुतिन आ रहा है भाई साहब, पुतिन ने इतने लोगों की जान ले ली वहाँ पे, ये वो कर दिया। अरे भाई इंटरेस्ट बेस पे चलती है दुनिया भाई, और मतलब कि तुम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हो ना। वेस्ट ने तो कुछ करा ही नहीं है। अमेरिका ने तो वहाँ पे जापान में क्या करा था 1945 में, पता है सबको पता है। खुद के हाथ सने हुए हैं तो दूसरों को बोलते हैं, लेकिन भाई पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। पुतिन को खतरा लगा था कि भाई साहब अपना यूक्रेन से खतरा हो सकता था, मतलब कि वो नेटो के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, क्योंकि भाई रशिया का इतिहास रहा है। जर्मनी ने कब्जा करने की सोची थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कितने देशों ने कब्जा करने की सोची रशिया पे को, लेकिन कोई कर नहीं पाया। वैसे ही रशिया को खतरा हो रहा था, नेटो का अलायंस वगैरह बन रहा था, तो भाई रशिया ने जो भी करा अपने देश के हित में करा है, और देश में हित में सब कुछ जायज़ होता है, ठीक है भाई। और हम क्यों अपनी दोस्ती ख़राब करें पुतिन से भाई, वो तुम्हारा मैटर है, तुम करो ना। हम क्यों अपने देश, हम किसी के कैंप में नहीं है, हमारी दोस्ती है, जो दोस्ती का हमारे साथ में रहेगा, दोस्ती निभाएगा, हम उसके साथ दोस्ती निभाएंगे। साफ सीधी पॉलिसी है, इंटरेस्ट बेस्ड चलती है दुनिया भाई, कुछ आप दें तो कुछ आप लें, ठीक है। पाकिस्तानी को समझ नहीं आएगा, पाकिस्तान चलते बोलते रहेंगे। खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहे। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।